नमस्ते विद्यार्थियों। पिछले वीडियो में हमने सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जाना। सिंधु घाटी सभ्यता की उत्पत्ति कैसे हुई, विस्तार कहाँ है और किन किन स्थानों पर हमें सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं, इसके बारे में हमने पिछले वीडियो में अध्ययन किया था। इस वीडियो में हम सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषताओं के बारे में तथा उसके पतन के बारे में अध्ययन करेंगे। तो विद्यार्थियों, सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषताओं में सामाजिक जीवन, आर्थिक जीवन, धार्मिक जीवन, कला एवं संस्कृति, राजनीतिक एवं सामाजिक संगठन आदि का अध्ययन करते हैं। सबसे पहले हम राजनीतिक संगठन के बारे में पढ़ते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता लगभग 600 वर्षों तक निरंतर कायम रही। इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि यहाँ कोई न कोई उच्च केंद्रीय राजनीतिक संगठन रहा होगा। डॉक्टर आर.एस. शर्मा के अनुसार सिंधु सभ्यता के लोगों ने सबसे अधिक ध्यान वाणिज्य और व्यापार की ओर दिया। अतः हड़प्पा सभ्यता का शासन संभवतः वणिक वर्ग के हाथों में था। कुछ अन्य विद्वान जैसे हंटर के अनुसार यहाँ की शासन व्यवस्था जनतांत्रिक पद्धति से चलती थी। तो यह उस समय के राजनीतिक संगठन के बारे में इतिहासकारों द्वारा अनुमान लगाया गया। अब हम देखते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के समय सामाजिक संगठन या इसकी सामाजिक विशेषताएं क्या क्या थी। तो विद्यार्थियों, सिंधु घाटी सभ्यता का जो समाज था वह 3 वर्गों में विभाजित था, जिसमें विशिष्ट वर्ग, खुशहाल वर्ग जिसे हम मध्यम वर्ग कह सकते हैं, और तीसरा जो वर्ग था वह था अपेक्षाकृत कमजोर वर्ग। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि दुर्ग में निवास करने वाले लोग पुरोहित वर्ग के थे। जैसा कि मैंने आपको कल बताया था कि सिंधु सभ्यता के अंतर्गत जो हड़प्पा का हमें क्षेत्र मिला है वह 2 भागों में विभक्त था। एक तो दुर्ग का वाला हिस्सा और एक निचला हिस्सा। जो दुर्ग वाला हिस्सा था उसके अंदर तो पुरोहित वर्ग निवास करते थे, और जो निचला क्षेत्र था या नगर के निचले हिस्से में अपेक्षाकृत कमजोर वर्ग जैसे किसान, कुंभकार, बढ़ई, नाविक, सोनार, जुलाहे तथा श्रमिक रहते थे। हड़प्पा सभ्यता में संभवतः दास प्रथा प्रचलित थी। सिंधु घाटी के निवासी खाने पीने, वस्त्र एवं आभूषणों के शौकीन थे। आभूषण सोने, चांदी एवं माणिक्य के बनाए जाते थे। हाथीदांत तथा शंख का उपयोग अलंकरण तथा चूड़ियाँ बनाने के लिए किया जाता था। दर्पण तांबे के बने थे, जबकि कंगिया और सुइयाँ हाथीदांत की बनी हुई थी। विद्यार्थियों, हड़प्पा से हमें एक संगारदान भी मिला है तथा चनूदड़ों से एक अंजन शालिका तथा लिपस्टिक प्राप्त हुई है। जैसा कि मैंने कल भी आपको बताया था कि लिपस्टिक के प्रमाण हमें चनूदड़ों से प्राप्त होते हैं। नौसारों से स्त्रियों की मांग में सिंदूर लगाए जाने के साक्ष्य मिले हैं। हड़प्पा सभ्यता के लोग मनोरंजन के लिए पासे खेलना, शिकार तथा नृत्य आदि किया करते थे। तो विद्यार्थियों, ये हमने सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषताओं के अंतर्गत सामाजिक विशेषताओं के बारे में जाना। अब हम उस समय स्त्रियों की क्या दशा थी उसके बारे में पढ़ते हैं। तो विद्यार्थियों, सबसे अधिक नारी की मूर्तियाँ मिलने के कारण सैंधव समाज मात्र सत्तात्मक माना जाता है।
यानी कि विद्यार्थियों, सिंधु घाटी सभ्यता से जितनी भी मूर्तियाँ प्राप्त हुई है उसमें नारी की मूर्तियाँ सर्वाधिक है। इसीलिए इतिहासकारों ने अनुमान लगाया कि उस समय की जो सत्ता थी या समाज था वह मात्र सत्तात्मक होगा। परंतु लोथल से 3 युगल समाधान तथा कालीबंगा से 1 युगल समाधान मिला है, जिससे अनुमान लगाया जाता है कि यहाँ सती प्रथा का प्रचलन था। विद्यार्थियों, लोथल गुजरात से और कालीबंगा राजस्थान से हमें जो कंकाल मिले हैं वह युगल रूप में मिले हैं। इस कारण से इतिहासकारों ने अनुमान लगाया कि उस समय सती प्रथा का प्रचलन भी होगा। अब हम सिंधु घाटी सभ्यता के समय का आर्थिक जीवन के बारे में अध्ययन करते हैं। सिंधु सभ्यता का आर्थिक जीवन अत्यंत विकसित अवस्था में था। आर्थिक जीवन के प्रमुख आधार कृषि, पशुपालन, शिल्प और व्यापार थे। अब हम सबसे पहले कृषि के बारे में देखते हैं। सिंधु तथा उसकी सहायक नदियों द्वारा प्रतिवर्ष लाई गई उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी कृषि कार्य हेतु महत्वपूर्ण मानी जाती थी। इस उपजाऊ मैदान में मुख्य रूप से गेहूं तथा जौ की खेती की जाती थी। हड़प्पई लोगों को कुल 9 फसलें ज्ञात थी। जौ की 2 किस्में, गेहूं की 3 किस्में, कपास, खजूर, तरबूज, मटर, राई, सरसों और तिल, इन सभी की खेती मुख्य रूप से सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किया करते थे। कालीबंगा जो कि राजस्थान में है, यहाँ से हमें जूते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। मोहनजोदड़ो तथा बनवाली से मिट्टी के खिलौने मिले हैं। कृषि कार्य के लिए संभवतः नदियों का जल, वर्षा का जल तथा कुओं का उपयोग किया जाता था। बनवाली से बढ़िया किस्म का जौ प्राप्त हुआ है। लोथल से चावल के अवशेष तथा रंगपुर से धान की भूसी प्राप्त हुई है। मोहनजोदड़ो व अन्य स्थलों से विद्यार्थियों सूती कपड़े के साक्ष्य भी मिले हैं, जिससे स्पष्ट होता है कि यह कपास की खेती भी की जाती थी। कपास की खेती का विश्व में सबसे प्राचीनतम साक्ष्य मेहरगढ़ से प्राप्त होता है। कपास सैंधव सभ्यता की मूल फसल थी। यहीं से कपास यूनान गई। इसी कारण यूनानवासी सिंध क्षेत्र को सिंडन कहते हैं, जैसा कि कल मैंने आपको वीडियो में बताया था। अनाज संभवतः कर के रूप में वसूला जाता था, क्योंकि प्रमुख नगरों से अन्नागार प्राप्त हुए हैं। लोथल से आटा पीसने की पत्थर की चक्की के 2 पार्ट मिले हैं। हड़प्पा सभ्यता के मिट्टी के बर्तनों तथा मोहरों पर अनेक पेड़ पौधों का अंकन मिलता है। इसमें पीपल, खजूर, नीम, नींबू एवं केला आदि प्रमुख हैं। अब हम कृषि के बाद उस समय के पशुपालन के बारे में जानते हैं कि हड़प्पई लोग बहुत सारे पशु पालते थे। वे बैल, गाय, भैंस, बकरी, भेड़, सूअर, कुत्ता, बिल्ली, गधे, ऊंट, गेंडे, बाघ, हिरन आदि से परिचित थे। उन्हें कुबड़ वाला सांड अधिक प्रिय था, जिसकी मूर्ति भी हमें मिलती है वहाँ से। हाथी और घोड़े पालने के साक्ष्य प्रामाणिक नहीं हो सके हैं, परंतु गुजरात के सुरकोटड़ा से घोड़े के अस्थिपंजर, राणागुंडे से घोड़े के दांत, लोथल से घोड़े की हड्डियां प्राप्त हुई है। इस कारण हम ये मान सकते हैं विद्यार्थियों कि सिंधु सभ्यता के लोग घोड़े से भी परिचित थे। ऊँट की हड्डियां अनेक पुरास्थलों से बड़ी संख्या में पाई गई है, लेकिन किसी मुद्रा पर ऊँट का हमें चित्र अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है। अब हम शिल्प एवं उद्योग धंधे के बारे में जानते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के समय तांबे में टीन मिलाकर कांसा तैयार किया जाता था। कल मैंने जैसा आपको बताया था कि इस सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं, क्योंकि
इस समय के लोग तांबा और टीन को साथ में मिलाकर कांसा तैयार करने की पद्धति जान चुके थे, इसलिए हम इसे कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं। तो विद्यार्थियों, तांबा हमें राजस्थान के खेतड़ी से तथा टीन अफगानिस्तान से मंगाया जाता था। संभवतः कांस्य शिल्पियों का समाज में महत्वपूर्ण स्थान था। कांस्य शिल्पियों के अतिरिक्त राजगिरोह तथा आभूषण निर्माताओं का भी समुदाय इस समय सक्रिय था। मोहनजोदड़ो से विद्यार्थियों एक सूती कपड़े का टुकड़ा मिला है। कालीबंगा से मिले एक बर्तन में सूती कपड़े की छाप मिली है। यही से सूती वस्त्र में लिपटा हुआ एक उस्तरा भी मिला है। इन साक्ष्यों के आधार पर इतिहासकारों को ऐसा लगता है कि इस समय सूती वस्त्र एवं बुनाई उद्योग काफ़ी विकसित था। मेसोपोटामिया को निर्यात की जाने वाली वस्तुओं में सूती वस्त्र संभवतः प्रमुख सामग्री थे। हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त विशाल इमारतों से स्पष्ट है कि स्थापत्य महत्वपूर्ण शिल्प था। हड़प्पई लोग नाव बनाने का कार्य भी करते थे। वे मिट्टी की मूर्तियां भी बनाते थे। मिट्टी के बर्तन बनाने का शिल्प अत्यंत विकसित था। इस समय बनने वाले सोने चांदी के आभूषणों के लिए सोना चांदी संभवतः अफगानिस्तान से तथा रत्न दक्षिणी भारत से मंगाया जाता था। इस समय कुम्हार के चाक से निर्मित मृदबांड काफ़ी प्रचलित था, जिस पर गाढ़ी लाल चिकनी मिट्टी से पुताई कर काले रंग के ज्यामितीय एवं प्रकृति से जुड़े डिजाइन बनाए जाते थे। जैसा कि हम अभी भी हमारे घरों के अंदर मटके लाते हैं जो कि मिट्टी के बने होते हैं और उन पर लाल चिकनी मिट्टी से पुताई कर अनेक प्रकार की डिजाइन अभी भी हम उन पर देख सकते हैं। तो उस समय खुदाई के दौरान जो बर्तन मिले मिट्टी के, उनमें भी ऐसा ही मिट्टी का प्रयोग और ऊपर डिजाइन बनी हुई थी। अगला है युद्ध संबंधी उपकरण। सिंधु सभ्यता का मूल आधार कृषि एवं व्यापार था। ये लोग युद्ध से विमुख शांतिप्रिय लोग थे, किंतु अपनी सुरक्षा के लिए पर्याप्त सजग थे। उन्होंने अपने नगरों को विशाल रक्षा प्राचीरों से सुरक्षित किया था। हड़प्पा सभ्यता से ऐसी सामग्री बहुत कम प्राप्त हुई है जिसे निश्चयपूर्वक अस्त्र शस्त्र की श्रेणी में रखा जा सके। तो युद्ध संबंधी उपकरण विद्यार्थियों में सिंधु घाटी सभ्यता से इतने खास कोई प्राप्त नहीं हुए हैं। अगला हम सिंधु घाटी समाज में व्यापार और वाणिज्य कैसा था, उसमें क्या विशेषताएं थी, इसके बारे में पढ़ते हैं। हड़प्पई लोग सिंधु सभ्यता के भीतर पत्थर, धातु, शल्क आदि का व्यापार करते थे, लेकिन वे जो वस्तुएं बनाते थे उसके लिए कच्चा माल नगरों में उपलब्ध नहीं था, अतः उन्हें बाहरी देशों से व्यापारिक संबंध स्थापित करना पड़ता था। तैयार माल की खपत अपने क्षेत्रों में नहीं हो पाती थी, अतः उन वस्तुओं का निर्यात बाहरी देशों को करना पड़ता था। इस प्रकार कच्चे माल की आवश्यकता तथा तैयार माल की खपत की आवश्यकता ने बाहरी देशों के साथ व्यापारिक संबंधों को मजबूत बनाया। तो विद्यार्थियों, इससे ये बात पता चलती है कि सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर आयात निर्यात प्रणाली काफ़ी विकसित थी। बाट और मापतोल का व्यापारिक कार्यों में महत्वपूर्ण योगदान था। हड़प्पा संस्कृति के बाटों की सबसे बड़ी विशेषता उनका घनाकार और 16 के गुणकों में होना था। मोहनजोदड़ो से शिप तथा लोथल से हाथीदार से निर्मित एक पैमाना मिला है। हड़प्पा सभ्यता के लोग व्यापार के यातायात के लिए नाव, बैलगाड़ी या बैसा गाड़ी का प्रयोग करते थे। बैलगाड़ी के में प्रयुक्त पहिए ठोस होते थे। अब हम सिंधु घाटी सभ्यता के समय व्यापारिक संबंध कैसे थे ये देखते हैं कि सैंधव वासियों का मध्य एवं पश्चिमी एशिया के देशों के साथ घनिष्ठ व्यापारिक संबंध था। अफगानिस्तान, फारस खाड़ी क्षेत्र, ईरान और इराक से व्यापारिक संबंध के प्रमाण मिले हैं। लाजवर्द मनी एवं चांदी अफगानिस्तान से आयात की जाती थी। अफगानिस्तान का
बदख्शा क्षेत्र लाजवर्द मणि के लिए प्रसिद्ध था। सिंधु सभ्यता के लोगों ने अफगानिस्तान में अपने व्यापारिक उपनिवेश बसाए थे, जिसमें सुतुरगुई नामक व्यापारिक बस्ती प्रमुख है। हड़प्पा सभ्यता के लोग इन क्षेत्रों में सूती वस्त्र, हाथीदांत से बनी वस्तुएं एवं इमारती लकड़ी आदि का निर्यात करते थे। इस समय की जो समकालीन सभ्यता थी, मेसोपोटामिया की सभ्यता, उसके साथ सिंधु सभ्यता के बीच व्यापार काफ़ी उन्नत अवस्था में था। मेसोपोटामिया में प्राप्त सिंधु सभ्यता से संबंधित अभिलेखों पर मेहरों पर मेलुआ का जिक्र मिलता है और विद्यार्थियों मेहुला सिंधु क्षेत्र का ही प्राचीन नाम है। तो इससे यह पता लगाया जा सकता है कि उस समय सिंधु घाटी सभ्यता और मेसोपोटामिया की सभ्यता के साथ व्यापारिक संबंध काफ़ी मजबूत थे। सिंधु सभ्यता से मेसोपोटामिया को सूती वस्त्र, इमारती लकड़ी, हाथीदांत एवं पशु पक्षी निर्यात किए जाते थे। मोहनजोदड़ो से मेसोपोटामिया का क्लोराइड प्रस्तर का टुकड़ा तथा हड़प्पा से खानेदार मणके मिले हैं। सिंधु वासियों ने मिस्र के साथ भी व्यापारिक संबंध स्थापित किए थे। अब हम सिंधु घाटी सभ्यता के समय आंतरिक व्यापार संबंध कैसा था उसके बारे में देखते हैं। तो विद्यार्थियों, सिंधु सभ्यता का आंतरिक व्यापार संबंध अत्यंत विकसित अवस्था में था। गांवों से खाद्य सामग्री आती थी और बदले में सूती वस्त्र एवं धातु की बनी वस्तुएं दी जाती थी। उद्योग धंधे एवं शिल्प कार्यों के लिए कच्चा माल गुजरात, सिंध, राजस्थान, दक्षिणी भारत, बलूचिस्तान आदि से मंगाया जाता था। मनके बनाने के लिए गोमेद गुजरात से आता था। तांबे का प्रधान स्रोत राजस्थान में स्थित खेतड़ी की खानें थी। सोना कर्नाटक में स्थित कोलार की खानों से मिलता था। ये था आंतरिक व्यापार संबंध। अब हम हड़प्पा सभ्यता के दौरान धार्मिक जीवन की विशेषताएं क्या थी इसके बारे में पढ़ते हैं। विद्यार्थियों, हड़प्पा सभ्यता के धार्मिक जीवन के बारे में अधिकांश जानकारी पुरातात्विक स्रोतों से प्राप्त होती है, जिनमें मिट्टी की मूर्तियाँ, पत्थर की छोटी मूर्तियाँ, मोहरे तथा मृदबाण प्रमुख है। हड़प्पावासी एक ईश्वरीय सत्ता में विश्वास रखते थे, जिसके दो रूप थे, परम पुरुष और परम स्त्री। सिंधु सभ्यता में मातृशक्ति की पूजा भी सर्वप्रधान थी। यहाँ से सबसे अधिक नारी की मृण मूर्तियाँ प्राप्त हुई है। हड़प्पा से प्राप्त एक मोहर में स्त्री के गर्भ से एक पौधा निकलता हुआ दिखाया गया है। यह संभवतः पृथ्वी देवी की प्रतिमा है। इससे मालूम होता है कि हड़प्पाई लोग धरती को उर्वरा की देवी मानकर उनकी पूजा करते थे। दूसरे जो पूजाएं करते थे पशुपति की। हड़प्पा सभ्यता में पशुपति की पूजा प्रचलित थी। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मोहर में 3 मुख वाला एक पुरुष ध्यान की मुद्रा में बैठा है। उसके सिर पर 3 सिंह है। उसके दाहिने तरफ एक हाथी तथा एक बाघ और बाईं तरफ एक गेंडा और एक भैंसा खड़े हुए दिखाए गए हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि आज के भगवान शिव की पूजा उस समय पशुपति के रूप में होती थी। पशु पूजा। पशुओं में कुबड़ वाला सांड इस सभ्यता के लोगों के लिए विशेष पूजनीय था। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मोहर में पशु की आकृति मिली है। उसके 3 सिर है, जिसमें ऊपर के 2 सिर बकरे के तथा नीचे का तीसरा सिर भैंसे का है। मार्शल के अनुसार पशुओं की पूजा शक्ति के रूप में होती थी। सिंधु घाटी सभ्यता से विद्यार्थियों नाग पूजा के भी संकेत मिले हैं। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मुद्रा पर एक देवता के दोनों ओर एक एक नाग को बैठे हुए हम देख सकते हैं, जिससे हम अनुमान लगा सकते हैं कि उस समय नाग पूजा भी प्रचलित थी। इसके अलावा वृक्ष पूजा, मूर्ति पूजा, अग्नि पूजा भी उस समय
प्रचलित थी। और विद्यार्थियों, मुख्य रूप से यहाँ के लोग भूत प्रेत में विश्वास भी रखते थे, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता से बड़ी मात्रा में हमें ताबीज मिले हैं। इससे अनुमान लगाया जाता है कि वे भूत प्रेत जादू टोने में विश्वास करते थे। अब हम जानते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान अंत्येष्टि संस्कार कैसा था। तो विद्यार्थियों, सिंधु सभ्यता में अंत्येष्टि संस्कार विधियों से उनके पारलौकिक जीवन में विश्वास की पुष्टि होती है। अंत्येष्टि संस्कार की 3 विधियाँ प्रचलित थी: पूर्ण समाधिकरण, आंशिक समाधिकरण तथा दाह संस्कार। और इनके जो कब्रिस्तान होते थे विद्यार्थियों, वह बस्ती से बाहर होते थे। जैसा कि आज भी आप देख सकते हो, किसी भी गांव में कब्रिस्तान या शहर में कब्रिस्तान बस्ती के बाहर ही हुआ करते हैं। तो ये सवादान की जो 3 विधियाँ प्रचलित थी, उनमें जो पूर्ण समाधिकरण, आंशिक समाधिकरण व दाह संस्कार प्रचलित था। पूर्ण समाधिकरण में क्या होता था? शवों को उत्तर दक्षिण दिशा में रखकर उनके उपयोग की अनेक वस्तुएं जैसे मृदबाण, शीशा कंघी आदि भी दफना दी जाती थी। इसे हम पूर्ण समाधिकरण कहते हैं। वही आंशिक समाधिकरण में शव को पहले खुला छोड़ दिया जाता, फिर उसके कुछ हिस्से को दफना दिया जाता था। और दाह संस्कार में इसमें शवों को जला दिया जाता था, जैसा कि अभी भी अधिकतर देखने को मिलता है। कलश सवादान ये बहुत ही आंशिक रूप से मिला है विद्यार्थियों। इसके अंदर क्या होता है? 2 जगह से मिला है, एक तो सुरकोटड़ा एवं मोहनजोदड़ो से। इस सवादान में शवों को जलाने के बाद उनके राख को दफना दिया जाता था। तो यह बहुत ही आंशिक रूप से मिला है, इसलिए मुख्य रूप से 3 प्रकार की ही सवादान की पद्धति उस समय प्रचलित मानी जाती है। ये देखिए विद्यार्थियों, इसमें आप सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान मिले हुए मृदभांडों को देख सकते हैं। उस समय की मोहरें ऐसी हमें प्राप्त हुई है। एक स्वास्तिक का चिन्ह भी हमें ये प्राप्त हुआ है। इसमें यह दोनों मूर्तियां में मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है, जिसको उस समय के, इस वाली मूर्ति को उस समय के राजा की मानी जाती है। और यह एक नर्तकी की मूर्ति भी हमें मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। तो विद्यार्थियों, अब हम देखते हैं कि हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता का पतन कैसे हुआ। विद्यार्थियों, हड़प्पा सभ्यता जिस गति से विकसित हुई, उसी गति से इसका पतन भी हो गया। इसके पतन के लिए बाढ़, आर्यों का आक्रमण, जलवायु परिवर्तन, भूतात्विक परिवर्तन, व्यापार में गतिरोध, प्रशासनिक शिथिलता, महामारी और संसाधनों का अधिक उपभोग जैसे कारण मुख्य रूप से जिम्मेदार है। सबसे पहला कारण हम बाढ़ को देखते हैं। सिंधु सभ्यता के पतन का मुख्य कारण बाढ़ माना जाता है। मार्शल ने मोहनजोदड़ो, मेके ने चन्नूदड़ो तथा आर.एस. राव ने लोथल के पतन का मुख्य कारण बाढ़ को माना है। किंतु इससे उन नगरों का पतन का कारण पता नहीं चलता जो नदियों के किनारे नहीं थे। दूसरा जो कारण है पतन का, वो है आर्यों का आक्रमण, परंतु यह मत अब पूरी तरह से अमान्य हो चुका है। इस मत को विलियर ने दिया था। तीसरा जो कारण है जलवायु परिवर्तन। तो आर्यों के आक्रमण को वाला जो मत है, इसको तो इतिहासकार पूरी तरह से नकार चुके हैं। तीसरा जो
मत है इसके पतन का जलवायु परिवर्तन। तीसरा जो जलवायु परिवर्तन वाला मत है उसके जो समर्थक है ओरेन स्टाइल व अमलानंद घोष आदि विद्वानों के अनुसार जंगलों की अत्यधिक कटाई के कारण जलवायु में परिवर्तन आया, अतः यह सभ्यता धीरे धीरे नष्ट हो गई। अगला कारण है भूतात्विक परिवर्तन। एम.आर. साहनी, राइक्स, डेल्स आदि वैज्ञानिकों ने सिंधु सभ्यता के पतन का मुख्य कारण भूतात्विक परिवर्तन माना है। भूतात्विक परिवर्तनों के कारण नदियों के मार्ग बदल गए, जिससे बस्ती प्रदेशों में सिंचाई के लिए एवं पीने के लिए पानी का अभाव हो गया। इसके कारण वे अपने अपने स्थानों को छोड़कर दूसरे स्थानों पर चले गए। अगला जो प्रशासनिक कारण माना जाता है, प्रशासनिक सफलता नहीं है, शिथिलता है। ये मिस्टेक हो गई थी टाइप करने में। तो विद्यार्थियों, जॉन मार्शल के अनुसार सिंधु सभ्यता के अंतिम चरण में प्रशासनिक शिथिलता के लक्षण दृष्टिगोचर होने लगे, जिसके कारण ये सभ्यता धीरे धीरे नष्ट हो गई। अगला जो मत है वह यू.आर. केनेडी का मत है कि उस समय मलेरिया जैसी किसी महामारी से सिंधु सभ्यता नष्ट हो गई। अंतिम जो मत है अदृश्य गाज का, इसके अंतर्गत विद्वानों का मानना है कि सिंधु सभ्यता का विनाश पर्यावरण में अचानक होने वाले किसी भौतिक रासायनिक विस्फोट अदृश्य गाज के कारण हुआ। इस अदृश्य गाज से अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा निकली, जिससे तापमान में लगभग 15,000 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हुई, जिसके कारण दूर दूर तक सब कुछ नष्ट हो गया। सिंधु सभ्यता इतने बड़े क्षेत्र में विस्तृत थी कि उसका पतन किसी एक कारण से होना संभव नहीं था। विद्यार्थियों, अब हम निष्कर्ष देखते हैं इसका, सिंधु सभ्यता के पतन का, कि सिंधु सभ्यता इतने बड़े भूभाग पर फैली हुई थी कि उसका पतन किसी एक कारण होने से संभव नहीं था। हर स्थल के पतन के अलग अलग कारण रहे होंगे। किसी स्थल का पतन बाढ़ के कारण हुआ तो किसी स्थल का अग्निकांड के कारण, किसी का जलवायु परिवर्तन के कारण हुआ तो किसी का भूतात्विक परिवर्तन के कारण। तो विद्यार्थियों, कुल मिलाकर इन स्थलों का पतन आकस्मिक न होकर क्रमिक था। इस प्रकार उपयुक्त सभी कारणों ने मिलकर सिंधु सभ्यता को नष्ट कर दिया, परंतु विद्वानों में पतन का सर्वाधिक मान्य कारण बाढ़ ही है। तो विद्यार्थियों, सिंधु जो सभ्यता के जो पतन का जो मुख्य कारण था वह अंतिम रूप से सर्वाधिक मान्य जो मत है वह बाढ़ है, क्योंकि इस सभ्यता के किनारे 6 से 7 बड़ी बड़ी नदियाँ थी। इसीलिए इतिहासकारों ने इस मत को ही सबसे सर्वमान्य मत माना है कि सिंधु घाटी सभ्यता का पतन बाढ़ आने के कारण ही हुआ होगा। विद्यार्थियों, अब हम उस समय मिले पुरातात्विक सामग्री के कुछ चित्र देखते हैं। जैसे कि इस चित्र में आप देख रहे हैं, सिंधु सभ्यता में पाई गई बैलगाड़ी की मिट्टी की मूर्ति जो व्यापार का सूचक थी। ये देखिए, जैसा कि हमने पढ़ा कि बैलगाड़ी के जो पहिए होते थे वो ठोस होते थे। तो ये मूर्ति जो मिली है, मूर्ति क्या, ये बैलगाड़ी जो मिली है, इसी के आधार पर इतिहासकारों ने माना कि उस समय जो व्यापार होता था उसमें इस बैलगाड़ी का उपयोग किया जाता था। ये विद्यार्थियों जो चित्र है, ये कंकाल हमें बनवाली हरियाणा से प्राप्त हुआ है। ये मूर्ति विद्यार्थियों हमें मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है और इतिहासकारों ने माना कि यह उस समय के पुरोहित या राजा की मूर्ति हो सकती है।
इस चित्र में आप मृद बाण देख रहे होंगे। ये अभी के समय हम घरों में जो मटके काम में लेते हैं उस तरह से ही थे। तो ये कुछ मृद बाण भी हमें सिंधु घाटी सभ्यता से मिले थे। तो विद्यार्थियों, ये कुछ प्राप्त सामग्रियों के चित्र थे जिसे हमने देखा, और यहीं पर आपकी सिंधु घाटी सभ्यता का जो लेसन है वह समाप्त होता है। पिछले वीडियो में हमने इसके उत्पत्ति, विस्तार और इसके स्थलों के बारे में अध्ययन किया। इस वीडियो में हमने विशेषताएं और पतन के कारणों को जाना। अगले वीडियो में हम फिर से एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।